दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका पब्लिक क्लासेस पर। दोस्तों आज हम हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जो लगभग सभी क्लासों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और स्पेशली बोर्ड क्लास के लिए, है ना। 11 12 8 9 10 इवन ये 6 7 में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आती है समाज क्या है, समाज जो है वो कहते हैं किसको। तो दोस्तों जब भी जहाँ भी दो पद आपस में जुड़ते हैं, है ना दोस्तों, जैसे अगर मैं बोलूँ राज और उत्तम, तो यहाँ पे दो पद आपस में जुड़ रहे हैं, है ना। और इसका अगर मैं अर्थ निकालूँ तो दोस्तों हो जाएगा राजा का। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, दो पद जुड़ जाते हैं, है ना। और जब भी दो पद जुड़ते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है, अब दोस्तों विकार क्या उत्पन्न होता है, जैसे ये कारक चिन्ह जो है ना, ये कारक चिन्ह का क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे लोप हो रहा है, मतलब ये कारक चिन्ह यहाँ से हट जा रहा है ना। तो इसका राजा का पुत्र, इसको हम क्या बोलेंगे, राज पुत्र बोलेंगे, है ना दोस्तों। तो जैसे ही दो पद जब आपस में जुड़ते हैं तो इसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम समास कहते हैं। ये दोस्तों हमारे समाज की परिभाषा है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। दोस्तों ये है समाज की परिभाषा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रकारों की। तो दोस्तों समाज जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, है ना। समाज के जो प्रकार होते हैं दोस्तों वो 6 होते हैं। पहला आता है हमारा तत्पुरुष समास, दूसरा आता है द्विगु समास, तीसरा आता है हमारा द्वंद्व समास, चौथा होता है हमारा अव्ययभाव समास, पांचवा होता है हमारा कर्मधारय समास, दोस्तों अंतिम समास है हमारा बहुव्रीहि समास। ओके दोस्तों, ये 6 समास के नाम लिखे हैं मैंने। अब हम इनको एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं तत्पुरुष समास। ओके दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों तत्पुरुष समास किसे कहते हैं कि जहाँ पर दो शब्द या दो पद मिलते हैं और वहाँ पे अगर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है ना, तो वहाँ पर हमारा दोस्तों तत्पुरुष समास होता है। तो याद रखिएगा, कारक चिन्ह किसे कहते हैं, का, की, के, से और द्वारा, इन सभी शब्दों को दोस्तों का, की, के वगैरह जो है इन्हें हम कहते हैं कारक चिन्ह, है ना। ये संबंध दर्शाने के लिए विषय प्रयोग होते हैं, तो इन्हीं को कारक चिन्ह कहा जाता है ना। ज़्यादा डिटेल में अपन नहीं जाएंगे और ऊपर से इसको अच्छे से समझ लेते हैं, है ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं तत्पुरुष समास की परिभाषा मैंने लिख दी है यहाँ पे। जिस समाज में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी पीछे का पद जो है वो प्रधान होता है और उसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे उदाहरण देखिए, रसोई घर पहला उदाहरण है हमारा, यानी रसोई के लिए घर। तो दोस्तों यहाँ पे किस कारक चिन्ह का उपयोग हो रहा है, के लिए, है ना। रसोई के लिए घर, यहाँ से के लिए ये जो कारक चिन्ह इसका लोप हो गया। राजमहल यानी राजा का महल, विद्यालय विद्या का आलय, है ना दोस्तों, विद्या का आलय, यहाँ पे का कारक चिन्ह का उपयोग हुआ। हिमालय हिम का आलय, है ना। स्वर्गवासी स्वर्ग का वासी। फिर देश निकाला, अगर देखें तो देश से निकाला, है ना। जैसे अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे जात वाहर अगर अपन समझे, जात वाहर, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, जात से बाहर, है ना। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं, बाण हत, यानी बाण से हत, है ना, मतलब बाण से मारा हुआ या बाण के द्वारा मारा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे उदाहरण हमने लिए हैं तत्पुरुष समास के। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है और ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो वो कुछ सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी जब एजुकेशनल वीडियो कोई भी मैं डालूँ तो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके दोस्तों, बिना देर के अगला हमारा समास समझ लेते हैं। अगला समास है हमारा दोस्तों, दूसरा समास है हमारा द्विगु समास, है ना। द्विगु समास किसे कहते हैं, द्वि का मतलब होता है दोस्तों दो, और यहाँ से आप नाम से याद रख सकते हैं, द्वि मतलब दो। दो क्या है दोस्तों, संख्या है ना। तो जहाँ पर पहला शब्द संख्यावाचक होता है ना, या आप बोल सकते हैं संख्या होता है ना, वहाँ पर कौन सा समास होता है दोस्तों, द्विगु समास होता है। चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों, परिभाषा मैंने लिख दी, आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। और अब इसके उदाहरण हम समझ लेते हैं कि जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाचक होता है, यानी संख्या होती है, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे पहला उदाहरण लें पंचवटी, तो 5 वटों का समूह यानी पंचवटी हो जाएगा। फिर हम लेते हैं त्रिभुवन, त्रिभुवन यानी जहाँ 3 भुवन की बात होती है वो त्रिभुवन, है ना, धरती आकाश और पाताल। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बढ़े तो त्रिनेत्र हम ले सकते हैं, लेकिन ये बहुव्रीहि में आ जाएगा। पंचरत्न हम ले लेते हैं, पंचरत्न यानी 5 रत्नों को मिलाते हैं, है ना, तो पंचरत्न बनते हैं। जैसे पंचामृत बनता है, पंचामृत 5 अमृत मिलने पर, है ना, पंचामृत बनता है। तो यहाँ पे भी पहले शब्द में पहला पद जो है वो संख्या हो जाएगा सब जगह। ओके, और ले लेते हैं नवरात्रि, है ना। नवरात्रि में दोस्तों नव का मतलब होता है 9। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिना देर के तीसरा समास हमारा समझते हैं आज आगे। दोस्तों हमारा तीसरा समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को अगर हम देखें तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान है ना दोस्तों, तो जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। दोनों पद प्रधान कैसे होंगे दोस्तों, जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे भाई बहन, है ना, तो दोस्तों इसमें क्या आता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ओके दोस्तों, जैसे भाई बहन, तो इसमें ये योजक चिन्ह लगा रहता है, तो इसका मतलब होता है भाई और बहन, है ना। इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो इसे भाई और बहन। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा दे दिया जाए कि भाई और बहन दे दिया जाए, पूछे कि इसमें कौन सा समास है, तो और
को देख के भी दोस्तों आप पहचान सकते हैं कि भाई और बहन यानी भाई बहन यानी ये होगा द्वंद्व समास हमारा। यहाँ पे कारक चिन्ह या फिर ओ शब्द जो है वो आता है, तो वहाँ पर हम इसको बता सकते हैं कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। और अगर हम देखें राम लक्ष्मण, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे आ जाता है दंपति, दंपति है ना, तो दंपति में भी दोस्तों यहाँ पे आएगा हमारा दंपति का मतलब क्या होता है ना, पूरा जोड़ा, ठीक है। तो ये भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे पेरेंट्स की अगर हम बात करें है ना, तो उसमें क्या आएगा, माता और पिता, ठीक है, तो इसका हो जाएगा माता पिता, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जैसे दिन रात है ना, सुख दुख, ये सारे दोस्तों जो है द्वंद्व समास के उदाहरण है। आशा करता हूँ ये समास जो है द्वंद्व समास, तीसरा समास हमारा वो भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला समास समझते हैं। तो दोस्तों अगला समास है अव्ययभाव समास, उसकी परिभाषा मैंने लिखी है, इसके उदाहरण समझते हैं डायरेक्ट हम। इसके उदाहरण अगर लें तो दोस्तों यथाशक्ति, ये बोर्ड में बहुत अधिक पूछा जाता है, यथाशक्ति। जहाँ पे अवयव शब्द होगा या प्रथम शब्द जो है अवयव होता है, वहाँ पे अव्ययभाव समास होता है। तो यहाँ पे प्रथम पद यथा, यथा का कोई मीनिंग होता नहीं है ना, तो ये कौन सा शब्द है, अवयव शब्द होगा। लेकिन ये किसी अन्य शब्द के साथ जुड़ते हैं तो उसका अर्थ बदल देते हैं, इन्हें हम अवयव शब्द कहते हैं। ओके दोस्तों, तो यथाशक्ति में यथा जो है ये अवयव पद है, तो ये अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे आजीवन हम ले लें, आजीवन में ये जो आ शब्द लगा हुआ है ये अवयव है दोस्तों, है ना। एक और ले रहे हम प्रतिदिन, यहाँ पे जो प्रति शब्द है ये क्या है दोस्तों, अवयव है। अगला उदाहरण ले लेते हैं आचरण, है ना, और देखा जाए प्रतिकार, यथोचित, ये सारे जो है अव्ययभाव समास के उदाहरण है ना दोस्तों। ये आगे के जो पद है प्रथम पद जो है ये सारे अवयव, तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए बिना देर के अगला समास लेते हैं। तो दोस्तों पांचवा समास हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहेंगे दोस्तों, इसमें पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है ना। तो चलिए इसकी परिभाषा में लिख लेता हूँ, फिर एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए परिभाषा मैंने लिख दी है, जहाँ पर प्रथम पद जो है वो विशेषण होता है ना, यानी वो विशेषता बताता है, और दूसरा पद विशेषता मतलब दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी पहला पद विशेषण होता है जो विशेषता बताता है ना दोस्तों। विशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द किसी अन्य की विशेषता बताता है, किसी वस्तु की या किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है, वो विशेषण शब्द कहलाता है। तो प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है तो कर्मधारय समास होता है। चलिए उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे नील कमल, ओके दोस्तों, जैसे कि परिभाषा में लिखा है ये पद विशेषण है, ये विशेष है ना। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमल की बताई जा रही है। तो कमल कैसा है दोस्तों, नीला कमल, ओके। जैसे लालमणि हम ले लेते हैं, ओके दोस्तों। और अगर अपन एग्जाम्पल देखें, कमल, नयन, घनश्याम, चरण कमल, ये सारे दोस्तों इसके उदाहरण है ना। लाल मणि यानी मणि कौन सा रंग की दोस्तों, लाल रंग की, तो ये प्रथम शब्द जो है दूसरे की विशेषता होता है। कमल, नयन मतलब कमल के समान, सॉरी नयन जो है ना कमल के समान है, सही था, कमल के समान नयन वाला है ना, तो उसको क्या कहेंगे, कमल नयन। जैसे मृग नयनी होता है ना, लिख देता हूँ, मृग नयनी होता है ना, मतलब हिरणी जैसी आंखों वाली, मृग नयनी, तो नयन कैसे, हिरण के जैसे। जैसे कैसे कमल के समान, कमल जो है वो चरण जो है कमल रूपी चरण है ना, तो इसको हम कहेंगे चरण कमल या कमल चरण भी बोल सकते हैं। ओके दोस्तों, घनश्याम, श्याम मतलब काला, घन बादल मतलब बादल की तरह काला है ना, इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, घनश्याम। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आज का हमारा आखिरी समास हम लेते हैं दोस्तों। हमारा आज का आखिरी समास है बहुब्रीहि समास, छठा और अंतिम समास है दोस्तों। बहुब्रीहि समास होता है ना, जहाँ पे दो पद जुड़ते हैं, दो पद जुड़ने पर अर्थ कोई तीसरा ही निकलता है ना, अर्थ कोई अलग ही निकले, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है दोस्तों, बहुब्रीहि समास। ने देखिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम दोस्तों। परिभाषा में लिख चुका हूँ, देखिए जो जहाँ दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि तीसरा पद ही प्रधान होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। चलिए बिना देखिए इसके उदाहरण हम समझ लेते हैं। उदाहरण लेते हैं पहला पीताम्बर, पीताम्बर का क्या होता है दोस्तों, पीत यानी पीले, अंबर यानी वस्त्र, पीले वस्त्र वाला, तो ना तो पीले से मतलब है ना अंबर से मतलब है। अर्थ क्या निकला दोस्तों, विष्णु या कृष्ण भी कह सकते हो आप, विष्णु भगवान या कृष्ण भगवान, ओके। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। चलिए दोस्तों दूसरा उदाहरण जो है हम ले लेते हैं लंबोदर, लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश। अगला हम ले लेते हैं दशानन, 10 सिरों वाला अर्थात क्या होगा, राम। अब दोस्तों यहाँ पे 10 आ रहा है तो संख्यावाचक शब्द भी होगा, इसका आप समझ पाएंगे कि वो तो कौन सा समास होता है दोस्तों, संख्या जिसमें आती है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, कौन सा समास कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, बिल्कुल सही, वो होता है द्विगु समास, ठीक है, याद रखिएगा। अगला उदाहरण लेते हैं चतुर्भुज, गिरिधर, त्रिनेत्र, चक्रधर। दोस्तों चक्रधर जैसा कि नाम से आप समझ गए होंगे, कृष्ण भगवान की बात हो रही है ना, कृष्ण। त्रिनेत्र यानी साक्षात महादेव। गिरिधर यानी जिसने गिरि को धारण किया था, बताइए कौन, जिसने उंगली पर पहाड़ उठाया था, वही जी हाँ दोस्तों, वही आंसर है। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं वाला, आपने कोई अगर देखा हो तो चार भुजाओं के साथ हमेशा कौन से भगवान के दर्शन होते हैं,
जी हाँ, ब्रह्मा जी के। ओके दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो जो पूरा डेडिकेट था समाज के ऊपर। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा और वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे हम अब अल्टरनेट हमारी वीडियो जो है सुबह 10 बजे के आसपास ही डेली अपलोड होगी, तो दोस्तों जरूर चेक करें और चैनल को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।